हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, टॉप 30 का पार्ट नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, डिटेंशन पीरियड जो होता है सेप्टिक टैंक का वो क्या होता है। डिटेंशन पीरियड ऑफ सेप्टिक टैंक इज क्या होता है। अगर आप पानी की डिटेंशन पीरियड की बात करेंगे तो उसके लिए 4 से 8 घंटे का होता है, लेकिन सेप्टिक टैंक के लिए 12 से 24 घंटे का होता है। यानी कि यहाँ पे नियर बाय ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, लेकिन करेक्ट वैल्यू 12 से 24 होता है सेप्टिक टैंक के लिए। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेप्टिक टैंक इज ए वाटर रेजिस्टेंस टैंक। सेप्टिक टैंक क्या होता है, एक वाटर को रजिस्ट करने वाला टैंक होता है। वेयर द फॉलोइंग ऑपरेशन टेक्स प्लेस, वहां पर कौन सा ऑपरेशन जो होता है वो होता है, कौन सी प्रक्रिया जो होती है वो होती है। तो सेप्टिक टैंक जो होता है एक वाटर को रजिस्ट करने वाला टैंक होता है। उसकी जो तली होती है वहाँ पर जमाव और पाचन होता है, यानी कि सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन होता है उसकी तली जो होती है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि मिनिमम विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक इज टेकन एज। मिनिमम विड्थ जो होती है सेप्टिक टैंक की वो हम कितनी लेते हैं, जो चौड़ाई होती है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेप्टिक टैंक से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये इसका आकार, शेप जो होती है वो किस तरह की होती है। इसकी शेप जो होती है वो रेक्ट एंगुलर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है एंड स्क्वेयर भी हो सकती है। तो ये इसकी 3 तरह की शेप हो सकती है। अगर आप इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो इसकी जो चौड़ाई होती है, तो वो चौड़ाई जो होती है, विड्थ जो होती है, 2 से 4 गुना होती है उसकी लेंथ के। 2 से 4 गुना होती है उसकी लेंथ के। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि भाई इसकी विड्थ कितनी होती है, तो 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट बी लेस देन 75 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फंक्शनैलिटी एरिया ऑफ कैड एप्लीकेशन कैन बी ग्रुप्ड इनटू डैश कैटेगरी। फंक्शनैलिटी एरिया जो होता है कैड एप्लीकेशन का, उसको ग्रुप किया गया है कितनी कैटेगरी में, तो वो 4 कैटेगरी में ग्रुप किया गया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कैट वाले हैं खासकर। अगला क्वेश्चन देखिए, द कलर ऑफ सी आर टी स्कैन इज ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। सी आर टी स्क्रीन जो होती है उसमें कलर जो होता है वो ऑब्टेन कर सकते हैं किसके कॉम्बिनेशन से। तो सीआरटी स्क्रीन जो होती है उसमें 3 तरह के रंग होते हैं। एक लाल होता है, हरा और नीला। लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, लाल हरा नीला, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई सीटीआर स्क्रीन में जो होता है उसमें कितने रंग होते हैं, तो 3 2 1 कुछ 5 इस तरह के ऑप्शन आपको दे हो सकते हैं। तो ये 3 रंग इसमें होते हैं, लाल हरा नीला, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी यूनिट आर अवेलेबल इन ऑटोकैड। ऑटोकैड जो होता है उसमें कितने यूनिट होते हैं। कितने यूनिट होते हैं ऑटोकैड में, 4 5 6 7 कितने होते हैं। सो ऑटोकैड जो होते हैं उसमें 5 तरह के यूनिट होते हैं। एक होता है आर्किटेक्चरल जिसमें फीट एंड इंचेस आता है, दूसरा होता है डेसिमल, थर्ड वन इंचेस एंड फोर्थ वन इज फ्रैक्शनल एंड फिफ्थ वन इज साइंटिफिक। तो ये 5 तरह के यूनिट होते हैं ऑटोकैड में। अगला क्वेश्चन देखिए, डोल राइट इज ए टाइप ऑफ। डोल राइट जो होती है वो किस तरह की रोग होती है। डोलराइट जो होती है कि इग्निसिस रॉक होती है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, इग्निसिस रॉक होती है। ये आपको पृथ्वी के अंदर जब आपका जो मैग्मा होता है वो जम जाता है तब आपको ये देखने को मिलती है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर ए क्लास 25 ब्रिक्स एज स्पेसिफाइड इन इंडियन स्टैंडर्ड इज। लिमिटिंग वैल्यू जो होती है वाटर एब्जॉर्प्शन की, जो क्लास 25 की ब्रिक्स होती है उसके लिए
आपको ये पता होगा कि भाई 20 जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है 20% वाटर एब्जॉर्ब करती है, सेकंड क्लास की 22% करती है, एंड जो हमारे पास थर्ड क्लास की होती है वो 25% वाटर एब्जॉर्ब करती है। अब यहाँ से पूछा गया कि भाई 25 क्लास की ब्रिक जो होती है वो कितना पानी एब्जॉर्ब करती है। तो क्लास 25 की जो होती है वो 15% से अधिक नहीं करना चाहिए, इसके लिए 25। ये क्लास 25 की ब्रिक जो होती है ये फर्स्ट क्लास की ब्रिक में आती है। तो ऑप्शन ए हमारा, सॉरी बी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि 25 की ब्रिक्स है यहाँ पर, इसमें भी केसेस आते हैं तो ये फर्स्ट में आता है, फिर 25 की बी भी आ सकता है। तो इस तरह के जो ये फर्स्ट में आती है तो 15% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग ऑफ टिम्बर जो होता है उसका उद्देश्य नहीं है हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में, सीजनिंग ऑफ टिम्बर का उद्देश्य क्या नहीं है। भार कम करना, रिडक्शन इन श्रिंकेज एंड वार्पिंग, या फिर रिडक्शन ऑफ नेचुरल डिफेक्ट इन सॉइल टिम्बर, या फिर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, क्या नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जब भी आप सीजनिंग करते हैं तो जब भी सीजनिंग करेंगे तो उसका भार कम होगा, वेट कम होगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो वो सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। जब सूखेगी तो उसमें आपको श्रिंकेज वार्पिंग भी देखने को मिलेगी, लेकिन ये नहीं होता है, ये भी हो जाता है, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन ये नहीं है ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है कि द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ थर्मोकोल रेंज बिटवीन। थर्मोकोल जो होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सारी वैल्यू कितने में, किस में दी गई है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में दी गई है। थर्मोकोल की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थर्मोकोल की जो होती है वो 11.7 से 14.4 होती है, यानी कि होती तो 11 से लेकर 14.5 है, लेकिन यहाँ पर 7 दिया गया है, कोई बात नहीं, नियर बाय ऑप्शन ही है। करेक्ट वैल्यू ये है, लेकिन ये तो आपको पता है कि ऑप्शन में आगे पीछे करके ही आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया जाता है, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। 11 से लेकर 14.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर उस थर्मोकोल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की रेंज होती है। ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द क्रॉप्स वाज ग्रोन बाय द फ्यू सेंटीमीटर इज नाउन एज, उसको आप क्या बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा वो कोर वाटरिंग रहेगा। जब भी आप भाई जो जैसे कि अभी तो शायद मक्की का नहीं, अभी तो गेहूं का काम चला हुआ है। तो गेहूं मान के चलो कि आपने गेहूं जो है अपने खेतों में डाल दिया, बो दिया, तो उससे क्या होगा कि वो कुछ दिनों के बाद फटने लगेगा, फट जाएगा, यानी कि वो उगने लगेगा थोड़ा सा। तो हमारी जो फसल होती है कुछ सेंटीमीटर तक वो ग्रो होती है, तो वो वही वो पानी मांगती है। तो उस पानी को आप को बोलते हैं कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग, कोर डेप्थ भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई राइस की कितनी होती है कोर डेप्थ, या फिर जो वीट होता है उसकी कितनी होती है, गन्ना जो होता है उसकी कोर डेप्थ कितनी होती है। तो ये कोर डेप्थ वही है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। गेहूं की अगर हम बात करेंगे तो उसकी 13.5 सेंटीमीटर होती है। चावल की अगर आप बात करेंगे तो 19 सेंटीमीटर होती है। गन्ना जो होता है उसकी बात करेंगे तो 16.5 सेंटीमीटर होती है कोर डेप्थ। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कोर वाटरिंग, कोर डेप्थ एक ही बात है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ग्राफ इन विच द डिस्चार्ज इज ऑन द वाई एक्सिस। एक ग्राफ है जिसमें जो डिस्चार्ज है वो कहाँ पर है, ऑन द वाई एक्सिस, एंड द कोरस्पॉन्डिंग टाइम इज ऑन द एक्स एक्सिस। कोरस्पॉन्डिंग टाइम जो है वो एक्स एक्सिस है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोग्राफ बोलेंगे। हाइड्रोग्राफ, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेट एट विच द सॉइल इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर। एक ऐसा रेट
जिस पर हमारा सोइल जो है वो योग्य है पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिसन क्षमता, यानी कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी हम उसको बोलते हैं। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी हम उसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल आफ्टर फ्री ड्रेनेज हैज रिमूव मोस्ट ऑफ द ग्रेविटी वाटर इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड कैपेसिटी हम उसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन एन एक्वाफर इज confined on its upper and under surface by impervious rock formation is termed as, उसको हम क्या बोलते हैं? कन्फाइंड एक्वाफर बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू लेसी द सिक्योर डेप्थ इज गिवन बाय, यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गए हैं, तो फिलहाल हम सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? फॉर्मूला पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू लेसी के अकॉर्डिंग टू स्क्वायर डेप्थ जो होती है वो क्या होती है? स्क्वायर डेप्थ जो होती है 0.47 क्यू ओवर एफ की रेज टू पावर 1/3, ये स्कोर की डेप्थ होती है लेसिस के अकॉर्डिंग। तो इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसको लेकर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, इन कैनाल साइफन, कैनाल का साइफन जो होता है फ्लो इज, कैनाल साइफन में फ्लो प्रवाह होता है, क्या होता है कैनाल साइफन में? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो कैनाल साइफन में फ्लो जो होता है वो पाइप फ्लो होता है, पाइप फ्लो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम की बात हो रही है तो टोटल फोर्स जो है ड्यू टू किसकी वजह से टोटल फोर्स लग रही है? वेव प्रेशर एक्ट एट द हाइट ऑफ डैश एबव स्टिल वाटर लेवल, स्टिल वाटर लेवल से जल स्तर की जो ऊंचाई होती है डैश के ऊपर कार्य करती है या फिर करना है, तो वो ये आंसर रहेगा 0.375 एच डब्ल्यू के ऊपर कार्य करती है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीपीएम स्टैंड फॉर, सीपीएम जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीएम की फुल फॉर्म जो होती है क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, यहाँ पर डी मिसिंग है, ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्रिटिकल पाथ मेथड होता है इसकी फुल फॉर्म। अगर आप सीपीएम की बात करेंगे यहाँ पर थोड़ी बहुत और, तो इसका जो डेवलपमेंट है विकास जो होता है 1957 में मॉर्गन और जेम्स ने किया था। इसको एक दो नाम से और भी हम जानते हैं, जैसे कि इसका एक और नाम है, जैसे कि सीपीएम है यहाँ पर, तो एक सीपीए भी है, ये इसका नाम है, एक सीपीएस भी इसका नाम है, एक एनएमटी ये भी इसका नाम है। तो तीन नाम इसके और भी है, हो सकता है कि आपको ये भी हेल्पफुल हो जाए, एग्जाम में पूछा जाए आपको इसको लेकर भी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि द फुल फॉर्म ऑफ टी क्यू एम इन कंटेक्स ऑफ बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। टी क्यू एम की फुल फॉर्म क्या होती है? टी फॉर टोटल, क्यू फॉर क्वालिटी एंड एम फॉर मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। सीपीएम की मैंने आपको बता दी है यहाँ पर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, एक पर्ट भी होता है, पर्ट की तो सभी को पता है कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक होती है। अभी मैंने सीपीएम का आपको एक और नाम बताया, जैसे कि एनएमटी, नेटवर्क मैनेजमेंट टेक्निक, नेटवर्क मैनेजमेंट टेक्निक, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। उसके बाद एक सीबी होता है, सीबी की बात करेंगे तो कैश बुक, ये हो गया। एक एमबीबी होता है यहाँ पर, तो ये मेजरमेंट बुक हो गया। उसके बाद एमआरबी होता है एक, तो एम फॉर मास्टर, आर फॉर रोल। एक एचआरबी होता है, एच हैंड, आर फॉर रिसेप्ट। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेगेटिव फ्लोट कैन ओकर इन केस ऑफ, नेगेटिव फ्लोट जो होती है वो आपको किस में देखने को मिलती है?
सो नेगेटिव फ्लोट जो होती है वो सिर्फ आपको सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी में ही देखने को मिलती है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेगेटिव फ्लोट जो होता है इसको आप नेगेटिव स्लैग भी बोल सकते हैं। नेगेटिव स्लैग, ये वाला स्लैग, ये भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ इनग्रेडिएंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर व्हाइल प्लेसिंग द कंक्रीट इज कॉल्ड। भाई जब आप कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं तो उसको आप सेग्रीगेशन बोलेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई बड़े पार्टिकल जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से सेपरेट होते हैं, और सेग्रीगेशन जो होता है उसको रोकने के लिए भी हमारा आईएस कोड काम करता है। वो कहता है कि भाई 1.5 मीटर की हाइट से ज़्यादा फ्री फॉल नहीं होना चाहिए कंक्रीट का, तब आप सेग्रीगेशन को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ 1 से 2% सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन कंक्रीट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। तो ये एक एक्सीलरेटर होता है। तो अगर आप इसको कंक्रीट में डालेंगे एक्सीलरेटर सोडियम और हाइड्रोक्साइड जो होता है, तो ये रिएक्शन रेट जो होता है उसको बढ़ा देता है, लेकिन सेटिंग टाइम को ये कम कर देता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई एक्सीलेटर और कौन कौन से होते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड भी एक एक्सीलेटर ही होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड ये भी होता है। कैल्शियम क्लोराइड, जितने भी क्लोराइड क्लोराइड हैं ये क्या होते हैं, एक्सीलेटर ही होते हैं, कंक्रीट में एक्सीलेटर की तरह काम करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्रशिंग वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू फॉर मेकिंग कंक्रीट फॉर बिल्डिंग शुड नॉट बी मोर देन। बिल्डिंग के लिए क्रशिंग वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 45% होती है। 45% फॉर बिल्डिंग के लिए। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, CRRI चार्ट यूज टू ऑब्टेन रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड। CRR चार्ट जो होता है वो रिलेशनशिप बताता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड किसके बीच में, एंड के बारे में हमें बताना है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है इन दोनों के बारे में ये हमें बताता है। ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा, ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंक्रीट इज अनसूटेबल। कंक्रीट जो है अनसूटेबल है फॉर कंपैक्शन के लिए बाय ए वाइब्रेटर इफ इट इज डैश। इफ इट इज डैश, वो प्लास्टिक होगा तब, वो प्लास्टिक होगा तब वो वाइब्रेशन नहीं कर सकते हैं उसमें हम। अगर आप वाइब्रेटर यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि 15% जो सीमेंट की कंजप्शन होती है वो कम हो जाती है, यानी कि 15% सीमेंट कम लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग सीमेंट मोटार अंडर प्रेशर थ्रू ए नोजल इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग, क्या अप्लाई कर रहे हैं, सीमेंट मोटार जो है उसको आप एक प्रोसेस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर के थ्रू, एक नोजल के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम गनाइटिंग बोलते हैं, गुनाइटिंग बोलते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। या तो गुनाइटिंग या फिर शंटिंग, शंटिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। ये भी पॉइंट आप याद रखिए। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें और भी आती है जो मशीन इस काम के लिए यूज करते हैं सीमेंट मोटार को प्रेशर के थ्रू अप्लाई करने की, उसको आप सीमेंट गन भी बोल सकते हैं, सीमेंट गन बोलते हैं। ओके। एंड इस नोजल जो होती है, इससे जो प्रेशर लगता है वो प्रेशर जो होता है 2.5 से लेकर 3.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से लगता है। इस रेट से प्रेशर जो होता है वो अप्लाई किया जाता है। ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिए क्योंकि इससे को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सो फ्रेंड्स, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, द कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन सीमेंट कंक्रीट। कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो होता है सीमेंट कंक्रीट में वो होता है। सो कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो होता है शुड नॉट बी प्रोवाइडेड एट कॉर्नर, कॉर्नर पर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इन कंक्रीट पेमेंट द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस एट द एज ऑफ द स्लैब ड्यूरिंग समर मिड डे इज। ड्यूरिंग समर मिड डे इज, वो क्या होता है, तो वो होता है लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस माइनस फ्रिक्शनल स्ट्रेस। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा।
सो अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन शुड डैश टाइम्स द सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। मान के चलो कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके आगे एक गाड़ी है वो धीरे धीरे चल रही है, तो आपको उसको ओवरटेक करना है, तो सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो होती है वो कितने गुना होती है, मिनिमम कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है। मिनिमम के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो मैक्सिमम कितनी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग, यहाँ पे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है, तो मिनिमम की अगर हम बात करेंगे वो 3 गुना होती है, एंड मैक्सिमम जो होती है वो 5 गुना होती है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 31 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।